हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अलवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें हमारा लेसन चल रहा था नाइन्थ लेसन, जिसका नाम है जंतु वर्गीकी या एनिमल टैक्सोनॉमी। यह हमारे इस पार लेसन का छठा पार्ट है, जिसमें पिछले 5 वीडियो में अपन ने देखे जंतु वर्गीकी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और हमारे सिलेबस में जो एकदम साफ साफ लिखा हुआ था कि अकशेरुकी जंतुओं का जो संघ स्तर तक का हमें वर्गीकरण पढ़ना है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज अपन एक नया टॉपिक जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है कि साफ साफ के हमें अगला जो इस लेसन में हमें जो पढ़ना है वो क्या है, वो है कशेरुकी जंतुओं का वर्ग स्तर तक का वर्णन, वर्ग स्तर तक का अध्ययन अपन को करना है। तो देखें, कशेरुकी जंतुओं का वर्ग स्तर तक अध्ययन, अर्थात ऐसे जंतु जो जिनमें नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है उन्हें अपन कशेरुकी जंतु कहते हैं। और ऐसे कई सारे जंतु और उनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, तो उनके वर्ग स्तर तक का अपन को वर्णन पढ़ना है, अध्ययन वर्गीकरण पढ़ना है। तो देखिए वर्ग स्तर तक में अब इसमें सबसे पहले तो संघ में बांटा गया है, संघ कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा। ठीक है, कोर्डेटा संघ पढ़ते हैं। देखिए, संघ कोर्डेटा क्या होता है, संघ कोर्डेटा में क्या होता है। देखिए, कोर्डेटा कहते किसे है जिसमें पृष्ठरज्जु पाई जाती है। ठीक है, पृष्ठरज्जु पाई जाती है। कोर्डेटा कशेरुकी जंतुओं को कोर्डेटा कहा जाता है। ठीक है, अर्थ इसका कोर्डेटा का अर्थ क्या होता है। देखिए, कोर्डेटा का अर्थ होता है पृष्ठरज्जु रखने वाले जंतु। पृष्ठरज्जु रखने वाले जंतुओं को अपन क्या कहते हैं, कोर्डेटा कहते हैं। ये जंतु जगत का अंतिम संघ ये जंतु जगत का क्या माना जाता है, अंतिम संघ माना जाता है। यह जंतु जगत का अंतिम संघ माना जाता है। क्या माना जाता है, अंतिम संघ माना जाता है इसको। ठीक है, अब इस संघ के सामान्य लक्षण क्या है, इस संघ में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं उनमें सामान्य लक्षण क्या पाए जाते हैं वो देखिए अपन। देखिए, मुख्य लक्षण इस संघ के जंतुओं के, पहला ये द्विपार्श्व सममिति के होते हैं। पहली चीज तो ये द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति के होते हैं, त्रिकोर की होते हैं, त्रिकोर की। ठीक है, तीनों जनन स्तर इनमें पाए जाते हैं, या तीनों त्वचाएं इनमें पाई जाती है, अंत त्वचा, मध्य त्वचा और बाह्य त्वचा। ठीक है, यूग्लिमेंट और ड्यूरोस्टर्म, ये यूग्लिमेंट और होते क्या है, ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं। ठीक है, दूसरा इनमें लक्षण क्या है, दूसरे लक्षण की अपन बात करें तो दूसरा लक्षण है इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। अगर इनके किसी सदस्यों में खंडी भवन पाया जाता है तो वो एकदम वास्तविक है, ऐसा नहीं है कि दूसरे
पिछले अपन ने एक संघ में पढ़ा था, जिसमें क्या पढ़ा था कि भाई इसमें खंडी भवन बाहर से तो दिखाई देता है लेकिन अंदर नहीं होता है। त्वचा पर हमें बाहर से त्वचा पर देखने पर तो उसमें खंडी भवन दिखाई देता था, लेकिन आंतरिक रूप से उसमें कोई प्रकार का खंडी भवन नहीं होता था, खंड के रूप में बटा हुआ नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या होता है, वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। 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 इनमें पूरी विकसित आहार नाल होती है और पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें पूर्ण विकसित आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें बंद रक्त परिसंचरण व श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, इनमें बंद रक्त परिसंचरण कैसा होता है? बंद प्रकार का। ठीक है, तथा श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे इनका रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, और यही ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के O2 और CO2 के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, बाह्य तथा अंत कंकाल पाया जाता है। बाहर की तरफ भी कंकाल पाया जाता है और आंतरिक कंकाल भी पाया जाता है। इनमें बाह्य व अंतः कंकाल पाया जाता है। बाह्य व अंत कंकाल पाया जाता है। क्या सा? बाह्य और व अंत कंकाल पाया जाता है। ठीक है, इनमें एक लिंगी तथा लैंगिक व अलैंगिक दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो एक लिंगी जंतु पाए जाते हैं और लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार के जनक पाए जाते हैं। ये इसमें जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? एक लिंगी तथा लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है अरजुकी या नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, अब अरजुकी और रजुकी में अंतर क्या होता है? वो अंतर पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखें, ये सन कॉर्डेटा के कुछ लक्षण थे। ठीक है, खास बातें। अब अकशेरुकी के बारे में अपन ने पहले पढ़ा, विभिन्न संघों के बारे में। इसमें अपन वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, कशेरुकी के वर्गों के बारे में पढ़े तो। लेकिन सबसे पहले तो अपन अरजुकी और रजुकी होते क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए,
रज्जु की, जिसे अपन नॉन कॉर्डेट व रज्जु की कोऑर्डिनेट में अंतर पढ़ते हैं। ठीक है, अंतर क्या क्या होता है? तो एक तरफ अपन डालते हैं अरज्जु की और एक तरफ डालते हैं रज्जु की। ठीक है, और पढ़ते हैं इसको अपन आराम से। देखिए, इनमें अरज्जुकी में क्या होता है, पृष्ठ रज्जु या जो नोटोकॉर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होती हैं। पृष्ठ रज्जु पाई नहीं जाती, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अरज्जुकी या नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होती है। तो इनमें क्या होगा, पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, इनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। दूसरे अंतर की अपन बात करें, ठीक है, तो इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल पर, इनमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंतु होता है वो अधर तल पर होता है और ठोस एवं दोहरा होता है। ठीक है, इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या बोलते हैं इसको, अधर तल पर, अधर तल पर होता है तथा ठोस एवं दोहरा होता है। ठोस भी होता है और कैसा होता है, दोहरा होता है केंद्रीय तंत्र। ठीक है, इसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो पृष्ठीय और खोखला होता है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, अगर ये अधर तल पर है तो इसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा पृष्ठ तल पर खोखला एवं एकल होता है, एकल होता है। तीसरा, इनमें जो क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं, इनमें क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं, जबकि इनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में क्लोम छिद्र जरूर पाए जाते हैं। इनमें तो क्लोम छिद्र बिल्कुल ही अनुपस्थित होते हैं, क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में, जीवन की किसी न किसी अवस्था में क्लोम पाए जाते हैं, क्लोम पाए जाते हैं, अर्थात क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। अगला है, इनमें यदि हृदय होता है तो पृष्ठ भाग में पाया जाता है। ठीक है, इनमें अगर हृदय होता है तो वह ज्यादातर पृष्ठ भाग में पाया जाता है। इनमें हृदय अधर भाग में स्थित होता है, इनमें हृदय पृष्ठ भाग में पाया जाता है।
इनमें हृदय अधर भाग में स्थित होता है। इनमें हृदय अधर भाग में होता है। ठीक है। पांचवा है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती है। अर्थात इनमें पुनरुद्भवन रीजनरेशन की क्षमता अधिक होती है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ही कम, कह सकते हैं अपन, अल्प होती है। पुनरुद्भवन या जिसे रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता कम होती है। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता क्या होती है? कम होती है। छठा देखिए, छठा इनमें देखिए, इनमें जो आहार नाल होती है वो तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ में स्थित होती है। तंत्रिका जो रज्जु होती है बीचों बीच होती है इनमें, और बाकी जो आहार नाल थोड़ी सी साइड में होती है। ठीक है। इनमें पृष्ठ में, तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ में होती है, तो इनमें तंत्रिका रज्जु के अधर में होती है। आहार नाल तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ में उपस्थित आहार नाल तंत्रिका तंतु तंत्रिका रज्जु के अधर में उपस्थित होती है। अगला अंतर देखिए अपन, इसमें गुदा तथा इनमें गुदा पृष्ठ पुष्ट, इसमें जो गुदा होता है और पृष्ठ पूंछ होती है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है। और इनमें अगर इसमें अनुपस्थित है तो इसमें क्या होगी? उपस्थित होगी। ये सिंपल सी बात है। ठीक है। इसमें गुदा, पृष्ठ पूंछ या पीछे की तरफ जो पूंछ पाई जाती है, ठीक है, अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती। ठीक है। क्योंकि इनमें गुदा नहीं पाया जाता, उत्सर्जन के लिए अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे किसी में मेल्पिगी नलिका है, किसी में नेफ्रेडिया, ये सब चीजें जो अपन ने पढ़ी है पिछले कुछ संघों में। अकशेरुकी के अपन ने अरज्जु की अकशेरुकी के जो भी पढ़े हैं, ठीक है, संघ पढ़े। इनमें गुदा, पृष्ठ पूंछ उपस्थित होती है। ये इनके अंतर भी है और अपन कह सकते हैं इनके मुख्य लक्षण भी कह सकते हैं, दोनों संघों के मुख्य लक्षण भी कह सकते हैं। इनमें तंत्रिका रज्जु में क्या होता है? गुच्छक उपस्थित होते हैं, गुच्छे पाए जाते हैं तंत्रिका रज्जु में। ठीक है। इनमें तंत्रिका रज्जु में गुच्छक पाए जाते हैं। इनमें अगर इनमें उपस्थित है या पाए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें नहीं होंगे। तंत्रिका रज्जु में
सूचक नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो विकास है वो अप्रत्यक्ष होता है, सामान्यतः अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात लार्वा अवस्था में होता है, लार्वा द्वारा, और इनका विकास सामान्यतः प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इनमें लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है, तो हमें अंडे के अंदर लार्वा, ठीक है, अंडे के अंदर अंडे देते हैं, अंडे में भी लार्वा, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे वो एक नर या मादा से क्या होता है, एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, कैसे वो नया संतान बनता है, लेकिन इसमें अपन साफ देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से होता है विकास प्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे अपन किसी जानवर के बच्चे को ही ले लें या हमारे इंसान के बच्चे को ही ले लें, तो उसमें भी अपन देखते हैं वो पहले छोटा होता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास कैसे होता है और कैसे वो वयस्क अवस्था तक पहुंचता है। तो ये हमें देख सकते हैं। हम अपन जब माँ के पेट में भी होता है बच्चा, तो भी अपन देख सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा उसमें कैसे विकसित हो रहा है बच्चा। ठीक है, लास्ट अंतर देखिए 9वां, विकास अप्रत्यक्ष या लार्वा द्वारा होता है। इसमें विकास अप्रत्यक्ष या लार्वा द्वारा होता है, इसमें विकास प्रत्यक्ष होता है। विकास प्रत्यक्ष होता है, साफ दिखाई देता है जब विकास होता है। ठीक है, तो ये रज्जुकी और अरज्जुकी में अंतर है। स्क्रीनशॉट लें आप इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा टॉपिक है वो है संघ कोऑर्डिनेटा में भी ये तो अंतर की बात होगी, बाकी अपना कोऑर्डिनेटा चल रहा था। ठीक है, तो संघ कोऑर्डिनेटा में दो उपसंघ है, अलग अलग, तो अलग अलग उपसंघ भी है। ठीक है, अब क्या है वो, कैसे हैं, किस प्रकार से उनको भी आगे विभाजित किया गया है वर्गों में, वो अपन देखेंगे। ठीक है, फिर वर्गों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, संघ कोऑर्डिनेटा के तीन उपसंघ है, सॉरी दो नहीं, तीन है। ठीक है, एक यूरो कोऑर्डिनेटा, एक सेफेलो कोऑर्डिनेटा और एक वर्टिब्रेटा। ठीक है, संघ कोऑर्डिनेटा के तीन उपसंघ हैं। देखिए, पहला उपसंघ है यूरो कोऑर्डिनेटा, या जिसे अपन ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। दूसरा है सेफेलो कोऑर्डिनेटा, यूरो कोऑर्डिनेटा, सेफेलो कोऑर्डिनेटा, वर्टिब्रेटा। यूरो कोऑर्डिनेटा या जिसे अपन ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा। दूसरा है सेफेलो कोऑर्डिनेटा, और तीसरा है हमारा वर्टिब्रेटा। ये तीन उपसंघ हैं, जिसमें वर्टिब्रेटा या कशेरुकी जंतुओं को अपन को पढ़ना है। ठीक है, अब उपसंघ है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा की क्या खासियत है, फिर आगे उनको कैसे विभाजित किया गया है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा। देखिए क्या खासियत है उनकी, वर्टिब्रेटा की क्या खासियत है। ठीक है, पहली बात तो
इनमें जो पृष्ठीय रज्जु होती है, पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड, जिसके आधार पर इनको कशेरुकी कहा जाता है उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। तो इनमें जो पृष्ठ रज्जु होती है वो भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। इनमें पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी खासियत क्या है या इसके मुख्य लक्षणों में भी अपन मान सकते हैं। 2, 3 या 4 प्रकोष्ठ वाला इनमें हृदय, अदर पेशीय हृदय पाया जाता है। अर्थात इनमें हृदय पाया जाता है। वो कैसा होता है? या तो 2 कोष्ठक, 3 कोष्ठक या 4 कोष्ठक का, ठीक है। 2, 3 या 4 कोष्ठक या प्रकोष्ठ वाला अधर पेशीय हृदय पाया जाता है। अदर पेशीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें वृक्क उत्सर्जन व जल संतुलन का कार्य करता है। इनमें एक वृक्क किडनी पाई जाती है जो क्या करती हैं? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करने का कार्य करती है, साथ ही साथ शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने का भी कार्य करती है। इनमें वृक्क पाया जाता है जो इनमें वृक्क पाया जाता है जो उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करता जो क्या करता है? जल संतुलन का कार्य करता है, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। वर्टिब्रेटा जिसे कशेरुकी कहते हैं, क्या कहते हैं? कशेरुकी, जो अपन को पढ़ना है। कशेरुकी को आगे बांटा गया है, इस उपसमूह को भाग में बांटा गया है, भागों में, ठीक है। अब कौन कौन से भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है एग्नेटा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। पहला भाग है एग्नेटा और दूसरा भाग है नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा, ठीक है। एग्नेटा किसे कहते हैं? इनमें एग्नेटा में क्या होता है खासियत? इनमें जबड़ों का या जबड़े का अभाव होता है। ज्यादातर क्या होता है? अभाव होता है, और इनमें जबड़े उपस्थित होते हैं। जबड़े उपस्थित होते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं। ये इनकी खासियत है, ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट है अब साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, इसको एक वर्ग में बांटा गया है। किसमें? साइक्लोस्टोमेटा में। इसको वर्ग किसमें बांटा गया है? साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो इसमें अपन एक वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे और इसकी खासियत, इसके मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग साइक्लोमेटा और नेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े पाए जाते हैं, उसको आगे देखिए 2 बड़े वर्ग या अधिवर्गों में बांटा गया है, ठीक है। उनको आगे 2 बड़े वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? देखिए,
एक अधिवर्ग है पीसीज, एक अधिवर्ग होता है पीसीज और दूसरा होता है टेट्रोपोडा। टेट्रोपोडा नामक दूसरा दो अधिवर्ग होते हैं, ठीक है। इनमें पंख उपस्थित होते हैं। टेट्रोपोडा सॉरी पीसीज की क्या खासियत है, इनमें पंख उपस्थित होते हैं अर्थात उड़ते, ठीक है। उड़ने में सहायक होते पंख किसमें, ठीक है। और इसमें चतुष्पाद या पाद उपस्थित होते हैं, चार पैर होते हैं ज्यादा, चतुष्पाद या पैर या पाद उपस्थित, ठीक है। इनमें चतुष्पाद पाए जाते हैं, पैर या पाद पाए जाते हैं। और पाद पैर भी कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ठीक है। अब इसको आगे दो वर्गों में बांटा गया है। वर्ग कौन कौन से हैं देखें, दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है इसका है कॉन्ड्रिक्थिस, पहला वर्ग है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा है ऑस्टिक्थिस, ठीक है। इसका पहला वर्ग है कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा है ऑस्टिक्थिस। इन वर्गों के बारे में अपन पढ़ेंगे आने वाली क्लासों में। आगे अपन पढ़ेंगे कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे, मुख्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसको आगे वर्ग में बांटा गया है, अधिवर्ग को आगे 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से देखें, पहला एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एविड और चौथा है मैमेलिया। एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एविज और चौथा मैमेलिया। चौथा है मैमेलिया। चौथा कौन सा है, मैमेलिया। चौथा है मैमेलिया। देखिए ये 4, तो अपन को अब आगे पढ़ना है निम्नलिखित वर्गों के बारे में कि हाँ कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज, मैमेलिया, ठीक है। एविज के अंदर सारे पक्षी आते हैं, सॉरी फिर पंख युक्त। रेप्टिलिया में सारे रेंगने वाले ये सब जो स्तनधारी होते हैं, मैमेलिया को सभी स्तनधारी कहा जाता है, ठीक है। अब आगे है हमारा, एक बार स्क्रीनशॉट ले फिर अपन पढ़ते हैं आगे। जो वर्टिब्रेटा का आगे का भाग है, देखिए भाग पहला जो एग्नेटा है उसमें क्या खासियत होती है, भाग एग्नेटा, ये अपन ने पढ़ा है, एग्नेटा या एग्नेटा, एग्नेटा या एग्नेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा को 2 भागों में बांटा गया है, एग्नेटा और नेथा स्टोमेटा, ठीक है। इसको एक बार देखें, ठीक है। एग्नेटा किसे कहते हैं, जबड़े का अभाव होता है। तो पहला इसका खास लक्षण यही है कि भाई इनमें क्या होता है, जीवों में वास्तविक जबड़ा अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसको एक भाग साइक्लोस्टोमेटा में बांटा गया है।
अगला है नेथोस्टोमेटा। अगला जो है हमारा नेथोस्टोमेटा, ठीक है। इसमें पीसीज और टेट्रापोडा, ये दो आते हैं, पीसीज और टेट्रापोडा, ठीक है। पीसीज और टेट्रापोडा में बांटा गया है, ठीक है। पीसीज में क्या होता है, पंख या फिन होते हैं, पंख, ठीक है। इसमें टेट्रापोडा में चतुष्पाद, 4 पैरों वाले जंतु आते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्ड्रिक्थिस, इसमें जो पीसीज को आगे 2 वर्गों में बांटा गया है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस, ठीक है। टेट्रापोडा को 4 और वर्गों में बांटा गया है मेन, जिसके बारे में अपन को पढ़ना है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, मैमेलिया। तो आने वाली 2-1 क्लास में अपन इन सबको कंप्लीट करेंगे और इन वर्गों को अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो भाग एग्रेता अपन आज देखते हैं। एग्रेता में क्या होता है? एग्रेता के जो जंतु होते हैं उनमें वास्तविक जबड़ा नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? तो वास्तविक जबड़ा नहीं पाया जाता, अर्थात तो वास्तविक जबड़ा अनुपस्थित होता है। इस भाग के जंतुओं में वास्तविक जबड़ा अनुपस्थित होता है। वास्तविक जबड़ा क्या होता है? जबड़ा अनुपस्थित होता है, ठीक है। इनके शरीर पर उपांग व जनन वाहिनियां नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरी खासियत है कि इनके शरीर पर उपांग नहीं पाए जाते, उपांग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनके शरीर पर उपांग नहीं पाए जाते तथा इनमें जनन वाहिनियां भी नहीं पाई जाती है। जो जनन वाहिनियां कौन सी होती हैं? ठीक है, जैसे मनुष्य के बारे में हमने मानव के बारे में पढ़ा है, जैसे शुक्र वाहिनी, अंड वाहिनियां होती हैं, ठीक है, जो जनन पदार्थों को, जो इनके नर युग्मक मादा युग्मकों को लाने ले जाने का कार्य करती हैं। स्पर्म यानी शुक्राणु अंडाणु को लाने ले जाने का कार्य करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं, ठीक है। तो वैसे इनके अंदर जो जनन वाहिनियां होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें जनन वाहिनियां नहीं पाई जाती। इनमें जनन वाहिनियां नहीं पाई जाती है, ठीक। इनमें जनन वाहिनियां नहीं पाई जाती है। तो ये भाग एग्रेता की कुछ खास बातें हैं, ठीक है। इसमें एक वर्ग आता है साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा साइक्लोस्टोमेटा वर्ग आएगा हमारा आगे का। तो पहला वर्ग है वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। इसकी क्या खासियत है लिखेंगे अपन इसको आने वाली क्लास में। 2-3 लाइनें आप जो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जो जीव होते हैं वो ज्यादातर समुद्री या अलवणीय जल के होते हैं, ज्यादातर समुद्री या अलवणीय जल में पाए जाते हैं। इनमें त्वचा जो होती है वो शुष्क क्या सल्क रहित। जैसे सल्क क्या होते हैं? आपने अगर मछली इस प्रकार से मछली को देखा होगा, ठीक है, तो मछली के ऊपर इस प्रकार की संरचना अपन बनाते हैं जब चित्र में देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं, ये सल्क पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये सल्क
होते हैं, ये सल्क होते हैं और चिकनी होती है। मछलियों को अपन पकड़ने की कोशिश करते हैं, कई बार अगर आपने कोशिश की हो तो वो अपन पकड़ते हैं तो हमारे हाथों से फिसल कर निकल जाते हैं। तो ये सल्क उपस्थित होता है इनके शरीर पर और ये चिकनी होती है। ठीक है, जबड़ों का अभाव होता है इनमें, ये अपन को पता है। देखिए, और इनमें जो सभी प्राणी होते हैं वो मछलियों के, ठीक है, इसमें सभी प्राणी कुछ मछलियों के परजीवी, ठीक है, बाह्य परजीवी और या अपमार्जक कहा जाता है। इनमें कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, सभी प्राणी जो कुछ एक मछलियों को ही खाते हैं, उन्हीं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, दूसरी चीजों को नहीं खाते हैं, ठीक है। इनमें आगे व्रताकार मुख पाया जाता है, व्रत के आकार इस प्रकार से, अगर इसको अपन आगे से मछली को खुला देखें तो वो ऐसे इनमें व्रताकार मुख पाया जाता है, गोल आकार का, ठीक है, जिसमें कई सारे हुक जैसे दांत होते हैं। जैसे हमारे ये दांत है एकदम इस प्रकार से सीधे हैं, इनमें हुक की तरह दांत होते हैं। क्या होते हैं? हुक की तरह दांत होते हैं, जिससे ये जब भी अपने शिकार को पकड़ते हैं तो वो ऐसा फंसता है, वापस निकलता ही नहीं है। हुक कांटे की तरह होते हैं और इन हुक जैसे दांतों के कारण इस वर्ग का नाम क्या पड़ा है? साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। इनमें 6 से 15 जोड़ी तक तो जो क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। श्वसन के लिए, श्वसन करने के लिए, श्वसन क्रिया के लिए क्या पाए जाते हैं? 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें कपाल व मेरुदंड उपस्थित होता है। क्या होता है? कपाल व मेरुदंड इसमें उपस्थित होता है। ये समुद्री प्राणी है, लेकिन जनन के लिए क्या करते हैं? साइक्लोस्टोमेटा में जो प्राणी आते हैं, जंतु आते हैं, वो समुद्री होते हैं, लेकिन जनन के लिए अलवणीय जल में आते हैं, ठीक है। तैर कर जब उनका जनन काल होता है, जनन का समय होता है, जनन क्रिया का समय होता है अंडे देने का, तो क्या करते हैं? ये तैर कर खारे पानी से, अर्थात समुद्री जल से कहाँ आ जाते हैं? मीठे पानी में आ जाते हैं, और मीठे पानी में क्या देते हैं? अंडे देते हैं, अपनी प्रजनन क्रिया पूर्ण करते हैं, ठीक है। इनमें कायांतरण के समय एक एमोसिट लार्वा लार्वा अवस्था पाई जाती है, एमोसिट लार्वा अवस्था, ठीक है। अर्थात अलवणीय जल में जब अंडे देते हैं, उन अंडों में से एक लार्वा निकलता है, लार्वा अवस्था निकलती है, उस लार्वा को एमोसीट कहा जाता है। उस एमोसीट नामक लार्वा अवस्था में कायांतरण के बाद वो क्या करती है? वापस अलवणीय जल से कहाँ चले जाते हैं? समुद्री जल में फंस जाते हैं, जैसे लैम्प्रे हेक्टिसारी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।